हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है रेशो से वस्त्र तक, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है क्लास 6th साइंस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में कि क्लास 6th में हमने पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फाइबर के बारे में पढ़ा था और क्लास 7th में हम पढ़ेंगे जंतुओं से प्राप्त होने वाले फाइबर के बारे में। तो अगर हम देखें कि जंतुओं से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, तो ऊन और रेशम के जो फाइबर हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे की अगर हम बात करें तो भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किया जाता है और रेशम का फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। अब ऊन और रेशम से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले ऊन की बात करेंगे। ऊन जो है वो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। ऊन प्रदान करने वाले जो भी जंतु हैं, अगर आप उनको व्यू करोगे तो आपको देखने पे लगेगा उनका शरीर जो है वो बालों से ढका होता है। अब ये क्या कारण होता है कि इन जंतुओं का जो शरीर है वो बालों की इतनी मोटी परत होती है इनकी बॉडी पर। देखो, जो बाल है उनके बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। अतः ये जो बाल हैं इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और ये जो रोएदार रेशे होते हैं ना, इन्हीं से फिर जो है ऊन हमें प्राप्त होती है। तो अगर हम बात करें कि भेड़ से जो हमें ऊन मिलती है उसमें कितने तरीके के प्रकार देखने को मिलते हैं, तो भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक डाडी के रूखे बाल और दूसरे होते हैं त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ये जो तंतु रूपी मुलायम बाल हैं, इन्हीं से हमें जो है वो रेशे मिलते हैं और जिनसे फिर ऊन बनाया जाता है। तो कुछ ऐसी नस्ल होती हैं भेड़ों की जिनके सिर्फ और सिर्फ तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। तो इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो, मतलब उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि कम संख्या में भी आप ज्यादा ऊन प्राप्त कर सको। तो तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़े उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। मतलब किसी विशेष ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप यहाँ पर उनका चयन कर रहे हो और फिर उनके प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो। अब ये हमने बात की भेड़ की, लेकिन ऊन जो है वो तो हमें अन्य जंतुओं से भी मिलती है। तो उन सभी जंतुओं के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। बाजार में जो भी हमें ऊन दिखती है वो सिर्फ हमें भेड़ों से ही नहीं मिलती, अन्य जानवरों से भी मिलती है। जैसे कि याक की ऊन जो है वो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। इसके अलावा बकरी के जो बाल हैं उनसे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। तो अंगोरा जो ऊन है वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है और ये जो अंगोरा बकरी है वो जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये स्पेसिफिक देखो, इस तरीके से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे कि ऊन जो है वो कैसे, ये जो भी जानवर हैं इनकी लोकेशन को लेकर के, या फिर अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो बाल है वो क्यों कवर रहते हैं, क्योंकि इसमें वायु भर जाती है, उष्मा का कुचालक। तो ये जो भी हम फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं, इन सभी को लेकर के किसी ना किसी तरीके से स्टेटमेंट देकर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि चैप्टर को आपने रीड किया और फिर उसके जो भी सारी चीजें हैं वो आपने रट डाली। यहाँ पर जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं सारी चीजों को सिर्फ आपके लिए यहाँ पर बताया गया है। तो ये अंगोरा जो बकरी है वो पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीरी बकरी की जो त्वचा है उसके निकट मुलायम बाल और फर होते हैं जिससे बेहतरीन सोलें बनाई जाती हैं, जिसे पश्मीना सोल भी कहते हैं। तो यहाँ पर अंगोरा बकरी और ये है बकरी, दोनों की यहाँ पर इमेज आपको दिखा रखी है। ऊंट का जो शरीर है उससे भी जो हमें बाल मिलते हैं उसका उपयोग भी ऊन के बनाने के लिए किया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। तो ये हमने डिस्कस किया अन्य जानवरों के बारे में कि जिनसे भी हमें ऊन प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें कि हमने प्राप्त कर लिए रेशे और फिर उन रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है, तो सबसे पहले जानवर को आपने पाला, जानवर से फिर जो है वो स्किन की ऊपरी परत के साथ में जो बाल हैं उनको रिमूव कर लिया। उसके बाद में उन सबको रिमूव करने के बाद में उनको जो है साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। यहाँ पर ये सारा प्रोसीजर बता रखा है। क्लीन करने के बाद में उनको वो जो भी हमें रेशे मिलते हैं उनको
क्लीन करने के बाद में उनको कलरीफाई करने की कोशिश की जाती है और फिर उन रेशों को आपस में मिला करके ऊन उनसे बनाई जाती है और फिर उस ऊन से वस्त्र निर्माण तक की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, कि जो वो प्रजाति जिससे अच्छी क्वालिटी की हमें ऊन मिलती है, सबसे पहले तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आपको बहुत सारे जो गडरिये हैं वो भेड़ों में का झुंड जो है वो आपको दिख जाएगा। भेड़ जो है वो शाकाहारी होती हैं, घास और पत्तियां खाना पसंद करती है और हरे चारे के अलावा इनको और चीजें जो हैं वो भी खिलाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम क्या होता है कि भेड़ों को ऊन के लिए ही पाला जाता है और भेड़ की कुछ नस्ल जो है जिन पर बालों की घनी परत होती है, जिनसे अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसको वर्णात्मक प्रजनन बोला जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर सारे चरण बताए गए हैं जो भी हमने डिस्कस किया, कि सबसे पहले त्वचा की पतली परत के साथ में जो बाल है उनको उतार लिया जाता है, जिसको ऊन की कटाई बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, ऊन की कटाई बनने के बाद में क्या होता है कि उनको क्लीन किया जाता है इस तरीके से। ये देखो, यहाँ देखो, मशीनों द्वारा अपमार्जन, टंकियों में अपमार्जन मतलब उनको कलरीफाई करने की कोशिश की जाती है और फिर उनको मिला करके, रेशों को मिला करके धागा बनाया जाता है। हमारे लिए इस चैप्टर में ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि भेड़ की कुछ नस्ल यहाँ पर दे रखे हैं, भारतीय नस्लें, उनका नाम, उनकी ऊन की गुणवत्ता और कौन से राज्य में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी जो नस्ल है वो भेड़ की है या नहीं है। तो फर्स्ट है लोही। लोही से अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है और राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। नेक्स्ट है रामपुर बुसायर, इनसे भूरी ऊन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट है नाली या फिर नली, इनसे गलीचे की ऊन और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलती है, ये भेड़ जो है। नेक्स्ट है भाकरवाल। भाकरवाल ऊनी सोलों के लिए इनकी ऊन प्रसिद्ध है और ये जम्मू और कश्मीर में मिलती है। नेक्स्ट है मारवाड़ी, मोटी और रुक्ष ऊन इनसे मिलती है और गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट है पाटनवाड़ी, होजरी के लिए जो ऊन है वो इनसे प्राप्त होती है और ये गुजरात में पाई जाती हैं ये भेड़। तो ये आपको नाम ध्यान होने चाहिए भेड़ की नस्लों के, कौन सी जो नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमने भेड़ों के बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रखे हैं कि ऊन उद्योग जो है उसमें हमारी अगर हम देखें, हमारी बहुत सारी जनसंख्या जो है वो उसमें इन्वॉल्व है और अपने जीविका उपार्जन के लिए उसमें लगी रहती है। लेकिन छटाई करने वाला जो कार्य है उनका वो काफ़ी जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु जो है उससे वो लोग संक्रमित हो जाते हैं और एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोर्स रोग भी कहते हैं। तो किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। ओके, तो ये सारा जो प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। अब बात कर लेते हैं रेशम की। तो रेशम जो है वो भी जंतुओं से हमें प्राप्त होता है, तो इसको भी जांतव रेशे के नाम से जाना जाता है। रेशम का जो कीट होता है वो रेशम के फाइबर को बनाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर उनका जो जीवन चक्र है वो आपको समझना होगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि भारत में किस तरीके से रेशम का उत्पादन हो पाता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में रेशम उत्पादन के संबंध में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जो भी रेशम कीट का पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालना, कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य जो है वो अधिकांश इंडिया में महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है और भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो रेशम कीट के जीवन चक्र की अगर हम बात करें, मादा रेशम कीट जो है अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं, जो आकार में वृद्धि करते हैं। और जब कैटरपिलर अपने जीवन की अगली अवस्था में प्रवेशित करने के लिए तैयार होता है तो उसको प्यूपा या फिर कोशित कहलाता है। जैसे ही वो अपने जीवन की अगले चरण में प्रवेश करने की कोशिश करता है, उस समय वो अपने आसपास एक जाल बुन लेता है और यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है
और इसके बाद में किस तरीके से, मान लो ये जो है वो कैटरपिलर है, तो अपने आसपास में इस तरीके का जाल बुनेगा कि 8 जो संख्या होती है, अंग्रेजी संख्या 8, इस तरीके से वो अपने चारों तरफ जो है वो क्या बुन लेगा, जाल बुनने लेगा। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना पदार्थ जो है वो स्रावित करता है, जो कठोर होकर के सूख करके रेशम का रेशा बन जाता है। तो रेशम जो है वो प्रोटीन से मिलकर के बना है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और यह आवरण जो है वो कोकून कहलाता है। अब इसके बाद में इस कीट का आगे का जो विकास है वो कोकून के भीतर ही होता है। तो रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। ओके, आपको जानकर के ये इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कि रेशम का जो मृदु रेशा होता है ना, वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है। इसीलिए तो उस जानवर से उस तार को, उस रेशम के रेशे को इतनी आसानी से जो है वो एक प्रोसीजर के तहत हटा लिया जाता है और फिर उनको इकट्ठा भी किया जाता है। मतलब मजबूत होता है तभी तो सा करके सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो पाता है ना। तो यहाँ पर उनका कंप्लीट जीवन चक्र दिखा रखा है कि इस तरीके से अंडे दिए, अंडे से लार्वा निकला, रेशम कीट बना, फिर इसने जो है वो अपने यहाँ पर चारों तरफ इस तरीके से अपने जो प्रोटीन से बना पदार्थ उसको स्रावित करके अपने चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लिया, आवरण बना लिया, और अपने आगे की जो भी विकास है वो इसी आवरण में करेगा और इस आवरण को बोला जाता है कोकून। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि रेशम का धागा जो है वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। अब इसमें भी देखो अलग अलग क्वालिटी होती है रेशम की, और ये क्वालिटी जो है वो आप किसके बेसिस पर डिफरेंस कर पाते हो, तो प्राप्त होने वाला रेशम के धागे का जो गठन है, अर्थात रुक्षता है, चिकनाहट है या चमक आदि में एक दूसरे से जो रेशम है वो भिन्न होता है। और ये सारी चीजें जो हैं वो रेशम कीट जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग किस्म के होते हैं और उनसे फिर अलग अलग किस्म का ही जो रेशम है वो देखने को मिलता है। सबसे सामान्य रेशम कीट सहसूत रेशम कीट है और इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है और इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो रेशम है उसको बनाया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम दोनों में डिफरेंस अगर आपको, तो यहाँ पर एक्टिविटी बता रखी है किस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो। मतलब कृत्रिम रेशम जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में मार्केट में अवेलेबल होने लग गया है, और जो शुद्ध रेशम जो है, मतलब जो हमें कैटरपिलर से जो हमें मिल रहा है, कोकून से मिल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। यहाँ पर कोकून से रेशम तक का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया रखा है। जैसे हमने ऊन जो है, मतलब रेशे लिए जंतुओं से और उसके बाद में जो ऊन है उसको कैसे बनाया, सेम इसी तरीके से रेशम का जो कोकून है, रेशम कीट का जो कोकून है, उससे रेशम हमने कैसे लिया। तो इसमें प्रोसीजर जब होता है, जब एक इंडस्ट्री के बेसिस पर आप रेशम कीट को पालते हो, तो उसमें अच्छी तरीके से, अच्छी जो स्वास्थ्यकर, मतलब जो भी उनके लिए जलवायु होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ओके, और जो अंडे जब दिए जाते हैं मादा रेशम के द्वारा, तो उसके बाद में एक उच्च ताप पर उनको रखा जाता है, उपयुक्त ताप पर, ताकि अंडों से लार्वा निकल आए। और जब ये प्रोसीजर कब किया जाता है, जब शहतूत के पत्तों पर नई पत्तियां आती हैं, तो लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, वो दिन रात जो है और शहतूत की जो पत्तियां हैं वो खाते हैं, काफ़ी बड़ी साइज में हो जाते हैं। उसके बाद में जो है वो अपने कोकून का जो प्रोसीजर है वो निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो व्यावसायिक लेवल पर जो काम किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अच्छी इंडस्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश की जाने की कोशिश, मतलब हर एरिया में। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि रेशम की खोज हमें हुई कैसे। तो इसमें बताया जाता है कि एक स्टोरी है कि चाइना में इस तरीके से पहली बार ऐसे देखा गया कि शहतूत की जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही हैं। तो उनका कारण पता लगाने की कोशिश की गई, तो बोले कि एक ऐसा सफ़ेद कीड़ा है जो उसको खा जाता है। तो इसके आसपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक रेशे जैसी संरचना भी बनाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वो जो कोकून है, जो संरचना बन जाती है, जब वो चारों तरफ अपने प्रोटीन का जो एक प्रोटीन जो है सीक्रेट करता है और वो सूख करके जब रेशम बनता है तो वो बनता है कोकून। तो कोकून जो है वो चाय के प्याले में गिर गया और कोकून से नाजुक धागों का गुच्छा जो है वो पृथक हो गया। यहीं से चीन में रेशम उद्योग आरंभ हुआ। काफ़ी सैकड़ों सालों तक इसको गहरी एक तरीके से पहरेबंदी में रखा गया। बाद में जो है वो अन्य देशों में भी रेशम जो है उसको भेजा गया
जिस मार्ग से लोगों ने, यात्रियों ने और व्यापारियों ने यात्रा की थी अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए रेशम की, उसको आज भी सिल्क रूट बोलते हैं। और आप सभी को पता है कि चाइना उसी सिल्क रूट को दोबारा से रिवाइवल स्टेज तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कोकून जैसे ही बनता है उसके बाद में क्या किया जाता है कि चारों तरफ जब वो अपने रेशम जो है उसको सीक्रेट करते हैं, प्रोटीन का बना हुआ पदार्थ जो है वो, उसको फिर एक तरीके से उन कोकूनों को या तो धूप में रखा जाता है या पानी में उनको उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है, और इस प्रक्रम के तहत जो है वो रेशम का फाइबर उनसे पृथक कर लिया जाता है। तो इस तरीके से रेशम जो है उसको अलग किया जाता है। फिर वो जो भी आपको रेशे जो मिलते हैं उनकी रीलिंग की जाती है और विशेष मशीनों में सारा काम होता है, और फिर उनके तहत जो है वो बनाए जाते हैं वस्त्र। तो ये हमने डिस्कस किया जंतु रेशों के बारे में, जानवर रेशों के बारे में, ऊन और रेशम के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि रेशम कीट से रेशम और ऊन जो है वो भेड़, बकरी, याक से प्राप्त की जाती है, और रेशम और ऊन जो है वो जानवर से हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर उनको साफ किया जाता है, फिर उनको क्लियर करके ऊन में उनको परिवर्तित किया जाता है। रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करने कोकून बनाते हैं, और रेशम जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फाइबर, रेशम फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को निकालकर उनका संसाधन किया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से फिर रेशम के वस्त्र बुनते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 को हमने कंप्लीट किया है। कुछ बेसिक फैक्ट्स, भेड़ों की जो नस्ल हैं उनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।